एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें बॉयड और कैनी साथ में दिखे, जिसमें वो दोनों ने सभी लोगों की चेक की हुई जगह को देखा और अभी भी दूसरी तरफ के एरियाज बाकी थे। तब कैनी पूछता है कि फातिमा जंगल में क्यों छुपी थी। तब बॉयड इस बारे में कुछ बोले, वहीं पर एलिस वापस आया और वो कहता है कि शायद एल्जिन को पता है कि फातिमा कहाँ पर है। तब ये सुनकर बॉयड चौंक गया। दूसरी तरफ फातिमा बेसमेंट में कैद थी, साथ ही वो नीचे का दरवाजा न खोल पाने से काफी दुखी हुई और वो बेड पर आ गई। वहीं पर उसके अंदर का बेबी उसे तकलीफ देने लगा और फिर वो उसके पेट में लात मार रहा था। तब फातिमा चिल्लाने लगी। तब तक एलिस बॉयड को कहता है कि एल्जिन कह रहा था कि फातिमा ठीक है और मुझे डरना नहीं चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी के कहने पर ये कर रहा है। तब बॉयड पूछता है कि वो कहाँ पर है। तब एलिस कहता है कि वो कॉलोनी हाउस में होगा। तब बॉयड कहता है कि तुम दोनों वहां पर जाओ और एल्जिन को वहीं पर रुका कर रखो और मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वो तीनों वहां से निकले। दूसरी तरफ जिम और इथान घर पर वापस आए। तब उन्हें घर के बाहर विक्टर मिला और इथान पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। तब विक्टर कहता है कि तुम्हारी मॉम गिर गई थी। तब जिम अंदर गया। तब उसे जूली और तबीता मिले और जिम पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तब तबीता कहती है कि मैं ठीक हूँ। तब बाहर विक्टर इथान को कहता है कि मुझे आज व्हाइट बॉय मिला था। तब इथान पूछता है कि उसने इस बार क्या कहा। तब विक्टर कहता है कि उसने इस बार कोई खास मदद नहीं की। वहीं पर जूली आकर कहती है कि इथान मॉम डैड को बात करनी है और उन्होंने हमें डाइनर जाने कहा है। तब इथान विक्टर को कहता है कि तुम भी साथ चलो। तब विक्टर कहता है कि नहीं मुझे काम है और वो दुखी होकर निकला। तब तक अंदर जिम को तबीता कहती है कि मुझे वो छोटी बच्ची फिर से दिखी थी और इस बार वो मुझे एक तहखाने में लेकर गई। वहां पर विक्टर काफी दुखी था क्योंकि उस जगह पर उसकी माँ ने उसे आखिरी बार छोड़ा था। तब मैंने उसे संभालने गले लगाया और वहीं पर मुझे फील हुआ कि उसकी मॉम मिरांडा वहीं पर थी। तब मैंने उन्हें महसूस किया जिसमें मैं उसी रात पर पहुंच गई थी जिसमें मिरांडा वहां से निकलकर फार अवे ट्री के पास गई। तब जिम पूछता है कि क्या ये विजन्स थे। तब तबीता कहती है कि नहीं, ये विजन से काफी बढ़कर था जिसमें शायद मिरांडा वहीं पर थी और मुझे वो कुछ कहना चाहती थी। तब जिम आकर जेड से मिला और वो कहता है कि कल मैंने तुम्हें जो भी कहा था उसके लिए मुझे माफ कर दो, जिसमें मैं अपने परिवार के लिए काफी डरा हुआ था। साथ ही उन्हें कैसे बचाना ये मुझे समझ नहीं रहा। तब जेड उसकी बातें सुनने लगा। दूसरी तरफ बॉयड ने चर्च में आकर सारा को देखा और वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और फिर बॉयड सारा को सब समझा रहा था कि एल्जिन काफी अजीब बिहेव कर रहा है। साथ ही मेरा बेटा एलिस काफी परेशान है और उसी के चलते वो एल्जिन पर भड़का हुआ है। और एलिस ने कहा था कि फातिमा और उसका बेबी उन्हें घर लेकर जा सकता है, यानी कि उसे भी तुम्हारी तरह इस जगह की कोई आवाज सुनाई दे रही है। तब सारा पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब बॉयड कहता है कि उसे भी कोई चीज अपने बातों में फंसा रही है, लेकिन वो चीज हमेशा हम लोगों को झूठ बोलकर फंसाती है, ये तुम्हें उसे समझाना होगा। वहीं पर डोना बाहर आकर कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि एलिस और कैनी एल्जिन को रुकना चाहते हैं। तब बॉयड पूछता है कि घर पर कौन कौन है। तब डोना कहती है कि बहुत ही कम लोग हैं क्योंकि सभी लोग फातिमा को ढूंढ रहे हैं। तब बॉयड कहता है कि घर को पूरा खाली करवा दो। तब डोना को बॉयड के इरादे ठीक नहीं लगे। दूसरी तरफ तबीता जेड को बताती है कि मैंने मिरांडा को देखा जिसमें वो फार अवे ट्री के पास थी। तब उस पर हंसने वाले मॉन्स्टर ने हमला करके उसे वहीं पर मार दिया था। तब जेड ये सुनकर चौंक गया और जिम कहता है कि ऐसे विजन्स तो तुमने भी देखे थे। तब जेड कहता है कि वो काफी अलग थे, जिसमें मुझे जंग के सैनिक दिखे थे, लेकिन वो जंग यहाँ पर कभी भी नहीं हुई होगी और ये चीजें काफी अलग है जिसमें मिरांडा हमें कुछ कहना चाहती है। तब तबीता कहती है कि ये बातें बकवास हो सकती है। तब जेड कहता है कि नहीं, ऐसी जगह पर कोई बातें बकवास नहीं होती, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का एक नियम है कि एनर्जी को बनाया या खत्म नहीं किया जा सकता, जिसमें वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है और हमारे विचार, यादें, आत्मा सभी एनर्जी है। और इस जगह पर आत्मा की एनर्जी किसी जगह पर अलग अलग रूप में घूमती होगी। और तबीता, तुमने असल में क्या देखा। तब तबीता कहती है कि मैंने वो छोटी सी अखूने वाली लड़की देखी। तब जेड कहता है कि शायद उसे मिरांडा ने भेजा होगा जिससे वो तुम्हें विजन्स दिखा सके। और वो लड़की तुम्हें कहाँ पर दिखी। तब तबीता कहती है कि विक्टर के कंटेनर के बाजू में। दूसरी तरफ एल्जिन अपना सामान लेकर घर से निकला। तब उसे एलिस और कैनी भी दिखे। फिर बॉयड ने उसे रोका और वो कहता है कि हम लोगों को तुमसे बात करनी थी। तब एल्जिन कहता है कि चलेगा और वो सभी लोग उसे डोना के रूम की तरफ लाए और उस रूम में आते ही सबने एल्जिन को बिठा दिया। और बॉयड कहता है कि तुम्हारे सामान से लग रहा है कि तुम काफी दिनों तक बाहर रहने वाले हो। तब एल्जिन ने देखा कि बॉयड के पास उसका कैमरा है और बॉयड कहता है कि मैं अब तुमसे डायरेक्ट पूछूंगा और तुम सच बता दो कि फातिमा कहाँ पर है। तब एल्जिन कहता है कि उसने कहा था कि तुम सब यही पूछोगे, जिसमें मुझे पता है कि तुम सभी को उसकी परवाह है। और एलिस, तुम्हारी मॉम के साथ जो भी हुआ वो काफी बुरा हुआ
और मैं तुम सभी की मदद करना चाहता हूँ, साथ ही मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, और इसलिए तुम लोगों को भी समझना होगा कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तब डोना पूछती है कि तुम्हें किसने कहा था कि हम लोग तुम्हें फातिमा के बारे में पूछेंगे। तब एल्जिन कहता है कि वो शायद एक परी है जो कि हमारी मदद करना चाहती है। तब ये सुनकर सभी लोग चौंक गए और एल्जिन कहता है कि यहाँ की हर एक चीज हमें बार बार यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताती है जो कि हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन हमें सिर्फ उन पर भरोसा रखकर उन्हें फॉलो करना चाहिए और फातिमा का बच्चा शायद हम सबको बचाएगा। तब बॉयड कहता है कि उसके पेट में कोई बेबी नहीं है और हम लोगों ने हॉस्पिटल में मशीन से उसे चेक किया था, जिसमें उसके पेट में कोई बच्चा तो नहीं लेकिन कोई और चीज हो सकती है और वो चीज उसे तड़पा रही है। तब एल्जिन कहता है कि तुम लोग समझ नहीं पा रहे, जिसमें उस परी ने मुझे सब बता दिया है। तब बॉयड ये सुनकर चौंक गया। वहां पर सारा कहती है कि एल्जिन, मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने अपने ही भाई को मार दिया था और ये सभी चीजें मुझे भी तुम्हारी तरह यहाँ की आवाजों के चलते पता चली थी, और उस आवाज ने मुझसे एक छोटे से बच्चे को मरवाने की कोशिश की थी जिससे हम सभी लोग घर जा सकते, ऐसा उसने मुझे झूठ कहा था, और ये इस जगह सिर्फ हमें दर्द देती है, ना ही वो हमें यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। तब एल्जिन कहता है कि इस बार चीजें अलग है, जिसमें फातिमा को कुछ भी नहीं हुआ है। तब एलिस कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तब एल्जिन कहता है कि उसका बेबी बाहर आ जाएगा, तब हम सब लोग घर चले जाएंगे। तब डोना कहती है कि अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो भी इस चीज में महीनों लग जाएंगे। तब एल्जिन कहता है कि नहीं, उसका पेट काफी बड़ा हो चुका है और वो बच्चा कभी भी बाहर आ सकता है। तब एलिस ने एल्जिन को पकड़ लिया। वहां पर बॉयड के साथ सभी लोगों ने उसे रोका और वो लोग उसे बाहर लेकर आए। तब एलिस कहता है कि एल्जिन को पता है कि वो कहां पर है और वो हमें बता नहीं देगा तब तक मैं शांत नहीं होऊंगा। तब बॉयड कहता है कि हम लोग भी फातिमा को ढूंढने के लिए जो हो सकता है वो सब करेंगे, लेकिन एलिस तुम्हें शांत होना होगा। तब डोना कहती है कि फातिमा की बेबी के बारे में वो जो बात कर रहा है क्या वो सच हो सकती है। तब बॉयड कहता है कि मुझे नहीं पता। तब सारा कहती है कि वो तुम्हें नहीं बताएगा क्योंकि उस आवाज का मन पर काफी गहरा असर पड़ता है जो कि सिर्फ मुझे पता है। साथ ही उस आवाज ने कहा है कि इस चीज से हम लोग घर वापस जा सकते हैं और इसी वजह से एल्जिन कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। तब बॉयड कहता है कि डोना, तुम्हारे औजार कहां पर है। तब डोना कहती है कि तहखाने में। तब कैनी कहता है कि नहीं, और वहां पर बॉयड कहता है कि एल्जिन रूम से बाहर नहीं आना चाहिए और एलिस, खास करके तुम उसके कमरे से दूर रहोगे। तब एलिस मान गया और बॉयड वहां से निकला। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। दूसरी तरफ हेनरी ने देखा कि विक्टर नाराज होकर बैठा था। तब वो उसके पास आया और वो कहता है कि तुम्हें जेस्पर से कुछ पता चला। तब विक्टर कहता है कि नहीं डैड, आप सही थे, जिसमें वो एक खिलौना है जो कि बात नहीं कर सकता। तब हेनरी कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे माफ कर दो, साथ ही मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने भी नहीं आ पाया था। तब विक्टर कहता है कि डैड, मुझे आपको कुछ बताना है। तब हेनरी कहता है कि चलेगा। तब विक्टर कहता है कि डैड, आप उस चीज को देखकर नाराज हो जाओगे, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ेगा। तब हेनरी कहता है कि नहीं बेटा। तब विक्टर कहता है कि डैड, मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों वहां से निकले। तब तक बॉयड आकर एक बैग में हथियार भर रहा था। वहां पर उसे खतरी दिखा और वो कहता है कि क्या तुम ये सच में करने वाले हो। तब बॉयड कहता है कि आज मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तब खतरी कहता है कि तुम्हें जाकर उसके नाखून निकाल देने चाहिए जिससे वो मुंह खोलेगा। तब बॉयड कहता है कि वो भी मैं करूंगा। तब खतरी कहता है कि बॉयड, तुम दोगले हो, जिसमें फातिमा ने तिली को मारा तब तुमने चूबी नहीं की थी और उल्टा तुम उसे बचाने के लिए यहाँ से जंगल में लेकर गए और तुमने सबको झूठ भी बोला और कैनी को भी तुमने अभी तक कुछ नहीं बताया। तब बॉयड कहता है कि ये फातिमा ने गलती से किया था। तब खतरी कहता है कि एल्जिन भी तो ये गलती से कर रहा है, जिसमें वो चीज उसके दिमाग में घुसकर उससे ये करवा रही है। साथ ही वो ये भी बोल रहा है कि वो फातिमा को बचा रहा है, फिर भी तुम उसे टॉर्चर करने की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम एक नंबर के दोगले हो। तब बॉयड कहता है कि ये चीज अलग है, जिसमें मैं तिली को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था लेकिन फातिमा के लिए कर सकता हूँ। तब खतरी कहता है कि तुम यहाँ पर हीरो शेरिफ बनकर घूमते हो जो कि अच्छा आदमी है, लेकिन तुम बाकी लोगों की तरह घटिया बनते जा रहे हो और तुम ये सब छोड़कर अच्छे बनने के लिए आगे बढ़ो। तब बॉयड कहता है कि तुम्हें भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जिसमें तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर सब ठीक करना चाहिए था, लेकिन तुम उन मॉन्स्टर्स के हाथों मारे गए। और वैसे तो तुम्हें मुझे जज करने का कोई अधिकार तो नहीं है, लेकिन तुम मुझे कर सकते हो और मैं भी वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। तब खतरी कहता है कि तुम अगर गलत रास्ते पर गए तो वापस नहीं आ पाओगे, जिसमें उन मॉन्स्टर को तुमने कहा था कि ये जगह तुम्हें तोड़ नहीं सकती, लेकिन अब तुम्हारी हरकतों के बाद वो जीत जाएंगे। तब बॉयड कहता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी बहू मारी जाएगी। तब खतरी कहता है कि ये जगह वैसे भी कमजोरों के लिए नहीं थी और ये तुम्हें भी पता है और तुम्हें आगे सोचना होगा कि तुम्हें कैसा आदमी बनना है, क्योंकि इसके बाद तुम हमेशा के लिए वही बन जाओगे। तब बॉयड ने इस बारे में सोचा, लेकिन फिर भी
उसने अपने बैग में हथियार भरे और वो वहां से निकला। दूसरी तरफ फातिमा डोर को खोलने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन किसी के ना खोलने पर फातिमा दुखी हुई और उसने गुस्से में आकर कमरे की हर एक चीज को देखा और उसके बाद खून से भरे हुए कांच के डिब्बे को वहीं पर तोड़ डाला, जिसमें फातिमा को उस डिब्बे के टूटे हुए कांच के टुकड़े दिखे। तब फातिमा ने उस एक कांच के टुकड़े को उठाया और तब उसका बेबी उसे पेन देने लगा। तब तक जिम, तबीता और जेड कंटेनर के पास पहुंचे। वहां पर जेड कहता है कि वो बच्चे तुम्हारे पास आए थे और शायद वो मिरांडा से कनेक्टेड होके। तब तबीता कहती है कि मैंने पहले भी उन बच्चों को काफी बार देखा है। तब जेड कहता है कि मैंने उन्हें देखा था, तब वो अगुने अगुने बोल रहे थे। तब जिम चौंक गया क्योंकि उन दोनों ने सेम बच्चों को देखा था, लेकिन बाकी किसी ने नहीं। तब जेड कहता है कि मैंने उन्हें देखा, तब वो पत्थरों के बीच में सोए थे और ऊपर मुझे पेड़ों का एक निशान दिखा था जो कि रूट जैसा था। तब तबीता कहती है कि विक्टर ने भी ऐसा ही कहा था और उसे व्हाइट बॉय ने कहा था कि पत्थरों के बीच में बच्चों को रखा गया था और उनकी उम्मीदों को वहीं पर तोड़ा गया था। फिर उन बच्चों के निशानों के चलते वो फार अवे ट्री बने थे। तब जिम ये सुनकर चौंक गया। वहां पर जेड कहता है कि इस जगह ने हमें उन अजीब बच्चे और जादुई पेड़ के कनेक्शन के बारे में बताया है, जिसमें ये जगह हमें सभी चीजें बता रही है। फिर वो हंसने लगा और जेड उस जगह को कहता है कि तुम हमें डायरेक्ट सब चीजें क्यों नहीं बता रहे, जिसमें तुम जो भी कहना चाहते हो वो क्लियर कहो, क्योंकि तुम्हारी आधी अधूरी बातों से हम ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पर बैठकर इस बारे में सोचेंगे जब तक तुम हमें सब बताना दो और हम लोग तुम्हें यहीं पर मिलेंगे। तब जेड वहां पर बैठ गया और जिम कहता है कि क्या तुम्हें अच्छा लगा। तब जेड कहता है कि बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ रैंडल वर्कआउट कर रहा था। तब उसे कीड़ों की आवाज आने लगी और तब वो काफी ज्यादा परेशान हो गया और वो हॉस्पिटल में आया। तब तक अंदर क्रिस्टी के पैर में दर्द हो रहा था क्योंकि वो फातिमा को ढूंढने गई थी और मैरियल उसे कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। तब क्रिस्टी कहती है कि फातिमा मुसीबत में होगी। तब मैरियल कहती है कि तुम जूली को भी बचा रही थी। वहीं पर रैंडल आया और वो कहता है कि एम्बुलेंस से नया सामान आया था, वो कहां पर है। तब मैरियल कहती है कि वो नीचे तहखाने में होगा। तब रैंडल नीचे आया और उसने दिल को जोर का इलेक्ट्रिक झटका देने वाला मशीन निकाला और रैंडल उससे अपने सर में लगाने वाला था, जिससे उसे सुनाई देने वाले कीड़ों की आवाज बंद हो सके, लेकिन इस चीज में उसकी जान भी जा सकती थी। वहीं पर मैरियल ने आकर उसे रोका और फिर उसने मशीन बंद किया। फिर वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। तब रैंडल कहता है कि आवाज बंद ही नहीं हो रही। तब मैरियल कहती है कि मुझे देखो और ये सभी चीजें ठीक हो जाएगी और फिर उसने रैंडल को संभाला। दूसरी तरफ बॉयड कॉलोनी हाउस में वापस आया। तब सभी लोग उसे देखने लगे और बॉयड कहता है कि कोई भी ऊपर नहीं आएगा। तब डोना मान गई। वहां बॉयड कहता है कि आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। फिर बॉयड ऊपर आया और तब उसे कैनी मिला और वो कहता है कि हमें इस बारे में बात करनी होगी क्योंकि एल्जिन अच्छा लड़का है। तब बॉयड कहता है कि फातिमा अभी भी कैद है, साथ ही उसके पास कम वक्त है और इसके लिए ये जरूरी है। तब कैनी मान गया और वहां से निकला और बॉयड वहां से अंदर आया। तब उसने देखा कि एल्जिन काफी डर गया है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। तब बॉयड कहता है कि तुम वही करो जो तुम्हें सही लग रहा है और मैं भी वही करूंगा। फिर बॉयड ने वहां पर अपने हथियारों को निकालकर एल्जिन को दिखाया। वहीं पर एल्जिन के कैमरा से एक फोटो निकली। तब एल्जिन कहता है कि वो परी ऐसे ही बात करती है और उसने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा होगा। तब बॉयड ने उस फोटो को देखा जो कि एक तालाब के पास के घर का था और बॉयड उसे देखकर भड़क गया। दूसरी तरफ विक्टर और हेनरी एक पहाड़ पर आए। वहां पर विक्टर दो पेंट किए हुए पत्थरों को साफ करने लगा और वो कहता है कि मैं इसे सुंदर बनाना चाहता था जिससे मॉम इसे पसंद कर सके। और डैड, यहीं पर मैंने मॉम की लाश को गाड़ा था जो कि शायद आप देखना चाहो। तब हेनरी उस जगह को देखकर काफी दुखी हुआ। वहां पर विक्टर ने दूसरे पत्थर को देखा। तब हेनरी कहता है कि क्या ये तुम्हारी बहन एलोइस है। तब विक्टर कहता है कि हाँ, शायद वही है, क्योंकि जब मुझे उसकी लाश मिली तब उसके काफी सारे टुकड़े मिले थे, साथ ही वो काफी छोटी थी, इसी वजह से उसके शरीर के ज्यादा टुकड़े नहीं मिले। तब हेनरी ये सुनकर दुखी हुआ और विक्टर कहता है कि ये सब मेरी गलती से हुआ है, क्योंकि जेस्पर ने क्रिस्टोफर को बताया ऐसा मुझे लगा, लेकिन वो व्हाइट बॉय था और उसने क्रिस्टोफर को कहा था कि तुम्हें पेट से जाकर बच्चों को बचाना होगा। और फिर मैंने इस बारे में मॉम को बताया, तब वो हमें छोड़कर वहां से निकली और मारी गई और मेरी मॉम मेरे चलते ही मरी थी, और अगर मैं उन्हें कुछ नहीं बताता तो वो शायद जिंदा होती। तब हेनरी कहता है कि बेटा तुम तब बच्चे थे। तब विक्टर कहता है कि नहीं, मुझे उस रात को मर जाना चाहिए था जिससे आपको मेरे डैड बनने की जरूरत नहीं पड़ती। तब हेनरी ने विक्टर को पकड़ लिया और वो कहता है कि आज के बाद ऐसा कभी भी मत बोलना, जिसमें मैं हमेशा तुम्हारा बाप ही रहूंगा। और तुम्हारी मॉम ने भी इसलिए अपनी कुर्बानी दी क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी और तुम्हें बचाना चाहती थी, और अब मेरी बारी है। तब विक्टर कहता है कि हाँ, और हेनरी ने उसे संभाला।
दूसरी तरफ कंटेनर में जिम, जेड और तबीता बच्चों और फार अवे ट्री की ऊपर की बॉटल्स का कनेक्शन ढूंढ रहे थे। तब जिम कहता है कि शायद वो बॉटल्स के नंबर्स यूं ही लिखे गए होंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा, और हमारे पहले भी यहाँ पर काफी सारे लोग आए थे, उन्होंने ये ऐसे ही किया होगा। तब तबीता कहती है कि मिरांडा को पता था कि बॉटल्स इंपॉर्टेंट थे और इसी वजह से उसने अपने घर पर बॉटल्स का पेड़ बनाया था और शायद उसका कोई मीनिंग जरूर होगा। तब जिम कहता है कि उन सभी के ऊपर 4 डिजिट थे जिन्हें मिलाकर 12 होते, राइट। तब जेड कहता है कि हाँ, मैंने अपने घर में दुनिया के हर एक मैथ्स के तरीके से उन नंबर से कोई कनेक्शन निकालने का ट्राई किया जिसके अंदर मंथ्स, ईयर सभी चीजें आती है, लेकिन उनके अंदर कोई भी कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा। तब जिम कहता है कि तुम शायद कुछ भूल गए, असल में 12 नंबर्स म्यूजिक के भी होते जो कि ए से जी तक होती है और उससे म्यूजिक के ट्यून्स बनाए जाते, और मेरी मॉम पियानो टीचर थी इसलिए मुझे ये सब पता है। तब जेड कहता है कि तुम जीनियस हो, और तबीता तुम मेरे साथ बार में चलो, और जिम तुम जाकर अपने घर से बेसमेंट में छुपाया हुआ विक्टर की माँ का वायोलिन लेकर आओ। तब जिम पूछता है कि क्यों। तब जेड कहता है कि वो काफी जरूरी है। फिर तीनों वहां से निकले। तब तक हॉस्पिटल में क्रिस्टी ने दवाई देकर रेंडल को सुला दिया था और वो आकर इस बारे में मैरियल को बताने लगी। तब मैरियल कहती है कि वो काफी दिनों से परेशान है। तब क्रिस्टी कहती है कि तुम भी इस बारे में बताओ। तब मैरियल पूछती है कि क्या बताऊं। तब क्रिस्टी कहती है कि रेंडल को आवाज सुनाई देती है, साथ ही जूली भी बेहोश हो गई थी। तो क्या तुम्हें भी कुछ होता है, क्योंकि तुम तीनों इसी चीज से परेशान थे। तब मैरियल कहती है कि मैं ठीक तो नहीं हूँ, जिसमें इस जगह पर कोई भी ठीक नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बॉयड भड़का हुआ था। तब एल्जिन पूछता है कि उस फोटो में क्या था, ये तो मुझे बता दो। तब बॉयड ने उसे बांधा और वो कहता है कि उस फोटो में मेरा घर था जहां पर मैं जा रहा था, और उसके बाद रास्ते में मुझे पेड़ दिखा और तब मैं यहाँ पर फंस गया, और उस घर के बाहर सिर्फ बोर्ड के फोटो में कमी थी। तब एल्जिन कहता है कि ये तो अच्छी बात है, जिसमें परी कह रही है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो हम लोग घर जा सकते हैं और तुम्हें इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तब बॉयड कहता है कि मैं नहीं करूंगा। फिर उसने अपने हथियारों को चुनना शुरू किया। तब एल्जिन कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं फातिमा को कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि वो मुझसे अच्छे से बात करती थी और मैं उसकी और हम सभी की मदद करना चाहता हूँ। तब बॉयड ने हथौड़ा लिया और वो कहता है कि तुमने मेरे परिवार को किडनैप किया और खतरे में डाला है, जिसमें तुम बता दो कि फातिमा कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हें काफी ज्यादा दर्द दूंगा और मैं उस दर्द को देना कभी भी बंद नहीं करूंगा। वहीं पर बॉयड को खतरे दिखा और तब बॉयड उसे देखकर कहता है कि एल्जिन फातिमा कहाँ पर है। तब एल्जिन ने कुछ नहीं बताया। तब बॉयड ने उसके हाथ को पकड़ा, फिर जोर से उसके हाथ पर हथौड़ा मारा। तब एल्जिन चिल्लाने लगा और बॉयड उसे बार बार पूछ रहा था, जिसमें उसकी आवाजें नीचे सभी लोग सुन रहे थे। वहीं पर डैनी अकोस्टा आकर फातिमा के बारे में पूछने लगी। तब उसे एल्जिन की आवाज सुनाई दी। तब वो बाकी लोगों के साथ ऊपर आ गई और बॉयड एल्जिन को तड़पा रहा था। वहां पर डैनी आ गई और वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब बॉयड कहता है कि यहाँ से बाहर जाओ, जिसमें तुम यहाँ की चीजें समझ नहीं सकती। तब डैनी कहती है कि फिर तुम मुझे समझाओ। तब बॉयड कहता है कि सभी लोग नीचे आ जाओ। वहां पर एल्जिन तड़प रहा था। तब सभी लोग वहां से निकले। दूसरी तरफ तबीता और जेड नंबर्स को देख रहे थे, जिसमें उस पेपर्स के ऊपर 4 नंबर्स थे। साथ ही पहला नंबर उल्टा था जो कि 2 था, और उसके हिसाब से एक ट्यून कैसी होगी ये जेड समझकर अपने हिसाब से ट्यून बनाने लगा। वहां पर बाकी नंबर्स को देखकर जेड को ट्यून से याद आने लगी। तब वो चौंक गया। फिर वो उन सभी पेपर्स को लगाकर उन ट्यून्स को याद कर रहा था जो कि उसे डायरेक्ट याद आ रही थी। वहीं पर जिम वायलिन लेकर आया। तब तबीता ने देखा कि जेड को सभी नंबर्स की ट्यून पता थी और वो उसे गाने लगा। तब जिम पूछता है कि ये क्या है। तब जेड कहता है कि मैंने ये ट्यून्स जिंदगी में पहले कभी भी नहीं सुनी, लेकिन इन नंबर्स को देखकर ट्यून डायरेक्ट मेरे दिमाग में आ रही है। तब तबीता खुश हुई, लेकिन वहां पर जिम कहता है कि तुम्हें ये यहाँ पर नहीं गानी चाहिए। तब जेड पूछता है कि हमें एक मैसेज मिला है और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर न गाऊं। तब जिम कहता है कि हाँ, अचानक से तुम्हें म्यूजिक याद आ रहा है, लेकिन वो म्यूजिक ऐसी जगह पर अजीब है। तब जेड कहता है कि यहाँ पर सभी चीजें अजीब है। तब जिम कहता है कि बॉयड को एक म्यूजिक बॉक्स मिला था और उसके म्यूजिक के बजने पर बुरी चीजें होती थी। साथ ही डाइनर में भी रेडियो बजता था, तब कुछ ना कुछ अजीब होता था। तब जेड कहता है तो क्या हमें इस चीज का कुछ नहीं करना चाहिए। तब तबीता कहती है कि हमें किसी और जगह पर जाकर म्यूजिक को बजाना चाहिए, जो कि जंगल हो सकती है। तब जेड कहता है कि जंगल में आकर इस आवाज से किसी पर क्या असर पड़ेगा। तब तबीता कहती है कि ये आवाज हमें बोतल के पेड़ से मिली है, तो शायद हमें उस पेड़ के पास जाकर उसे बजाना चाहिए।
दूसरी तरफ फातिमा काफी ज्यादा दुखी थी। तब वो कांच के टुकड़े को लेकर अपने बच्चे को मारने की कोशिश करने लगी। वहीं पर किमोनो ने आकर उसे रोका और उसने कांच के टुकड़े को उसके गले पर रखा। फिर वो कहती है कि वो आने वाला है। वहीं पर फातिमा का वाटर ब्रेक हो गया। दूसरी तरफ डाइनर में जूली और इथान खा रहे थे। वहां पर इथान कहता है कि मैं मिस चैन को भूलना नहीं चाहता, जैसे मैं अपने भाई थॉमस को भूल गया। तब जूली कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, जिसमें मुझे तुम्हें कुछ बताना था। असल में मैं पत्थरों के बीच में बेहोश हुई थी। तब मुझे लगा कि मैंने सपना देखा है, लेकिन असल में मैं पास्ट में किसी जगह पर पहुंच गई थी और एक गुफा में मैंने खुद को मैरियल और रैंडल के साथ देखा, जिसमें कीड़ों से हम लोग तड़प रहे थे। और जब हम लोग बेहोश थे, शायद तब हम लोग वहां पर कैद चिल्ला रहे थे और वहां से मैं गुफा में चली गई। तब मुझे विक्टर और मॉम की आवाज आई और वो गुफा शायद वही थी जिसमें हमारे घर के गिरने पर मॉम और विक्टर छुपकर बच गए थे और शायद मैं उसी वक्त में थी। तब इथान कहता है कि तुम स्टोरी वोकर हो जो कि किसी भी वक्त में जा सकती है। तब जूली कहती है कि अगर मैं फिर से पत्थरों के बीच में जाऊं तो क्या ऐसा फिर से होगा। तब इथान कहता है कि हाँ, लेकिन तुम क्यों जाना चाहती हो। तब जूली कहती है कि अगर मैं पास्ट में पीछे गई तो मैं मिस चैन और थॉमस को बचा सकती हूँ। तब इथान कहता है कि नहीं, ये चीजें ऐसे काम नहीं करती, जिसमें तुम पास्ट में जा सकती हो लेकिन तुम उसे बदल नहीं सकती, क्योंकि वो चीजें पहले ही हो चुकी होती है। तब जूली कंफ्यूज हुई। दूसरी तरफ बॉयड कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। तब डैनी कहती है कि तुम उस बच्चे को टॉर्चर कर रहे हो और बाकी तुम सभी लोग भी शांत क्यों बैठे हो। तब एलिस कहता है कि उसे पता है कि फातिमा कहाँ पर है। डैनी कहती है कि तुम उसे मारकर उसका मुंह नहीं खुलवा सकते। तब सारा ने उन सभी की बातें सुनी और वो एल्जिन के पास आई। तब एल्जिन रो रहा था। वहां पर सारा कहती है कि एल्जिन, मुझे पता है कि तुम क्या फील कर रहे हो। जिसमें मैंने तुम्हें पहली बार चर्च में देखा तब मैं खुश हुई थी, क्योंकि तुम काफी स्वीट और अच्छे थे, जिसमें मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी। लेकिन ये जगह हमें बदल देती है, साथ ही ऐसी जगह हमें सबसे पहले फंसाती है। तब एल्जिन कहता है कि सारा, तुम बॉयड को कहो कि वो रुक जाए। तब सारा कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो फातिमा मर जाएगी। तब एल्जिन कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। तब सारा कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन बॉयड को नहीं पता कि तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाया जा सकता है। फिर सारा ने स्क्रू ड्राइवर लिया और वो कहती है कि बॉयड अच्छा आदमी है और इस जगह ने उसे काफी तड़पाया है, लेकिन अब मैं उसे और तकलीफ नहीं देने दूंगी। तब एल्जिन की फट गई। दूसरी तरफ नीचे बॉयड और डैनी झगड़ रहे थे। वहीं पर उन्हें ऊपर से आवाज आने लगी। तब सभी लोग ऊपर आए। वहां पर उन्होंने देखा कि सारा ने एल्जिन की आंख फूट डाली थी और वो कहती है कि फातिमा वेस्ट साइड के बेसमेंट में कैद है। तब सभी लोग वहां से निकले। दूसरी तरफ बोतल वाले पेड़ के पास जिम, जेड और तबीता तैयार थे। फिर वहां पर जेड ने म्यूजिक बजाना शुरू किया और उसका असर असल में सभी जगह पर पड़ा रहा था, जो कि सीरीज के अंत तक हमें पता चल जाएगा। जिसमें सबसे पहले किमोनो ने फातिमा की डिलीवरी करवाना शुरू की, जिसमें बाहर के म्यूजिक के चलते उस कमरे के नीचे का बंद रास्ता भी खुलने लगा था। तब तक बाहर एलिस, बॉयड और कैनी आ गए, जिसमें म्यूजिक बजता जा रहा था और फातिमा के चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनी। तब वो लोग अंदर जाने लगे। तब तक किमोनो ने फातिमा के पेट से एक मांस का टुकड़ा निकाला और फिर वो उसे लेकर रूम से नीचे के रास्ते से चली गई। वहीं पर एलिस आया। तब उसने फातिमा को देखा, जो कि ठीक थी, और सभी लोग उसे देखकर शांत हुए। तब फातिमा कहती है कि उस चीज को लेकर वो नीचे चली गई। तब सबने उस रास्ते को देखा और बॉयड कहता है कि एलिस और कैनी, तुम यहाँ से फातिमा को लेकर जाओ, जिसमें मुझे उस चीज को देखना है जिससे मैं इस जगह को समझ सकूं। तब दोनों को यह मानना पड़ा और बॉयड वहां से नीचे चला गया, जिसमें वो एक गुफा के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। तब तक जेड म्यूजिक बजा रहा था। वहीं पर आसपास से उसे और तबीता को वो अजीब बच्चे फिर से दिखे, जो कि उनके पास आ चुके थे, लेकिन जिम को वो नहीं दिख रहे थे। वहां पर सभी बच्चों ने उन्हें घेर लिया। तब जेड और तबीता ने उन्हें देखा और तबीता कहती है कि आगे फिर से बचाओ। तब जेड बचाने लगा और एक लड़की वहां से तबीता के पास आई। दूसरी तरफ फातिमा एलिस को कहती है कि मैंने देखा। तब एलिस पूछता है कि क्या देखा। तब फातिमा कहती है कि रात को आने वाले मॉन्स्टर्स ने अपने बच्चों की बलि दी थी, जिससे वो लोग अमर हो सके। तब ये सुनकर एलिस और कैनी चौंक गए। तब तक उस कमरे के नीचे किमोनो लेडी ने उन सभी मॉन्स्टर्स के बीच में मांस के टुकड़े को रख दिया और तब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जिसमें ये बॉयड भी छुपकर देख रहा था। और उस मांस का टुकड़ा एक काफी बड़े मॉन्स्टर में बदल गया और वो वही मॉन्स्टर था जिसे बॉयड ने मार दिया था। और शायद वो मॉन्स्टर्स अमर थे, इसी वजह से वो वापस आया था। तब बॉयड उसे देखकर भड़क गया।
दूसरी तरफ एक लड़की तबिता के पास आकर बैठ गई। तब जेड रुका और तबिता ने बैठकर उस लड़की को देखा। तब वो लड़की कहती है कि अघु ने, जिसमें इस बार ये वर्ड को सुनकर जेड और तबिता दोनों चौंक गए क्योंकि उन्हें काफी सारी चीजें याद आ गई थी। साथ ही अघु ने का मतलब भी यही था कि रिमेम्बर, यानी कि याद करो। इस बारे में जेड ने जिम को भी बताया और उन्हीं यादों से जेड और तबिता दुखी हुए। फिर जेड कहता है कि हमें उन्हें बचाना था क्योंकि उनमें से एक हमारी थी। तब तबिता दुखी होकर वहां से भागी और जिम पूछता है कि क्या हुआ। तब जेड कहता है कि हम लोग उन्हें म्यूजिक सुनाते थे। तब जिम वहां से तबिता के पास आया और वो पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ, ये मुझे समझाओ। तब तबिता कहती है कि अब मुझे समझ आ गया है कि वो बच्चे मुझे और जेड को ही क्यों दिख रहे हैं। साथ ही मैंने उन ब्रेसलेट को भी क्यों बनाया था, क्योंकि मैं उन्हें बार बार बनाती थी। तब जिम कहता है कि मुझे कुछ नहीं समझ रहा। तब तबिता कहती है कि मैं और जेड यहाँ पर पहले भी काफी बार आ चुके हैं और मुझे मिरांडा की भी चीजें याद थी क्योंकि असल में मैं ही मिरांडा थी और उस जमाने में क्रिस्टोफर जेड था और हम दोनों यहाँ पर बार बार आते रहते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आए थे। साथ ही हम ही लोगों को उन बच्चों को बचाना था क्योंकि उनमें से एक बच्चा हमारा था जो कि हमारी बेटी थी। तब जिम कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब तबिता कहती है कि यही सच है और मुझे थोड़ा वक्त शांत होने के लिए चाहिए। तब जिम कहता है कि चलेगा और तबिता वहां से निकली, जिसमें जिम भी अब काफी ज्यादा हमारी तरह कंफ्यूज था। वहीं पर उसे याद आया कि उसने टाउन में आते वक्त तबिता को कहा था कि मुझे लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को पहले की तरह नहीं जानते। और जिम ये चीजें याद करते हुए अपनी पलटी हुई आरवी के पास पहुंचा और वो इस बारे में सोच रहा था। वहीं पर उसे जूली की आवाज आई जो कि कह रही थी कि डैड बचाओ, और जूली उसके सामने आई जिसमें वो घायल थी। और उसके बालों से हमें ये भी पता चलता है कि ये जूली का फ्यूचर या फिर पास्ट का वर्जन है जो कि यहाँ पर जेड के म्यूजिक के चलते टाइम गड़बड़ी होने से आया था। और फिर जूली कहती है कि हमें टाउन में वापस जाना चाहिए क्योंकि कुछ बुरा होने वाला है। तब जिम कहता है कि बेटा पहले शांत हो जाओ। वहीं पर उन्हें येलो कपड़ों में एक बुढ़ा आदमी दिखा और इसे हम लोग येलो मैन बुलाए गए और उसे देखकर जूली काफी डर गई। तब वो आदमी कहता है कि जेड का म्यूजिक काफी अच्छा है। तब जिम कहता है कि जूली यहाँ से भाग जाओ। तब येलो मैन कहता है कि नॉलेज हमेशा काफी दुख देता है। तब जिम उसे डराने लगा। वहां पर येलो मैन कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था। फिर उसने जिम को पकड़ लिया। तब जूली उसे रोकने गई लेकिन येलो मैन ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया। फिर येलो मैन कहता है कि तुम्हारी वाइफ को उस हॉल में हाथ नहीं डालना चाहिए था और फिर उसने जिम को वहीं पर मार दिया। तब ये देखकर जूली चिल्लाई और इसी के साथ ये बेहतरीन फ्रॉम सीरीज का सीजन 3 यहीं पर खत्म हुआ। बाकी अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे ऐसे बेहतरीन सीरीज को मैं अपलोड करूं तब आप उसे सबसे पहले देख सकें।